आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस के सामान्य अध्ययन के क्रम में आज हम लोग इतिहास जो कि पढ़ रहे हैं उसका तीसरा लेक्चर आज है। तीसरे लेक्चर हम लोगों ने 2 लेक्चर शुरुआत के पढ़े। पहले लेक्चर में पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा की गई पूरी कि भारत का इतिहास कैसे लिखा गया, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के विषय में देखा था और प्राक इतिहास के विषय में देखा था। एक प्रश्नकाल भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। कोशिश है कि उस प्रश्नकाल को आपको जल्दी ही मिलेगा। उस प्रश्नकाल से आप अपना आकलन कर पाएंगे कि आप कितने प्रश्न उन 2 चैप्टर से रिलेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आज हम लोगों का जो तीसरा लेक्चर है वो है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, वैदिक काल। वैदिक काल के विषय में हम आज जानकारी लेंगे। वैदिक काल के साथ साथ एक और टॉपिक छोटा सा करेंगे आज हम लोग, संगम काल का, कि आखिर संगम काल क्या था। आपको इसके विषय में केवल 10 बातें भी अगर पता होंगी तो आप संगम काल से अगर कभी प्रश्न आ जाता है या आपकी जानकारी के लिए आखिर संगम काल था क्या, दक्षिण भारत में था, कैसे था, वो भी आपकी जानकारी का हिस्सा बन जाएगा। इन 2 चैप्टर का हमारा प्लान है, 2 टॉपिक का आज के क्लास में। आशा है कि आपने हमारा वीडियो पिछला वाला ठीक से सुना होगा और उससे संबंधित तमाम प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिएगा क्या आप हल कर पा रहे हैं, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में, हमने आपसे पहले भी कहा था, आप लिखकर हमको सूचित कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं, जुड़ते हैं इससे सामान्य अध्ययन के इतिहास के 3rd लेक्चर में। अपने वैदिक काल को हम लोगों ने मोटा मोटा 2 भागों में बांट रखा है। वैदिक काल जब पढ़ेंगे, हम लोगों ने जब पुरातात्विक स्रोत पढ़ा था, याद होगा आपको, तो उसमें आया था, हम लोगों ने वेद पढ़े थे स्रोत के रूप में। वेद कितने थे आपको याद होगा? 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें से ऋग्वेद एक सबसे पुराना था और 3 वेद बाद के थे। आज उसी क्रम में वैदिक काल को जो हम पढ़ने के दृष्टिकोण से बांटेंगे, एक तो ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल में यानी ऋग्वेद के द्वारा जो स्रोत है, ऋग्वेद जो स्रोत है, उसके द्वारा हमको जो जानकारी मिल रही है, और फिर उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हो रहा है। वो ऐसा समय है ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर जब धीरे धीरे प्रवेश करेंगे तो आखिर क्या परिवर्तन आएंगे, आपको यह जानने की आवश्यकता है। यही जानने के क्रम में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे अभी जब राजनीतिक व्यवस्था करेंगे तो देख लेंगे ऋग्वेद में क्या है, उसके बाद उत्तर वैदिक में क्या है। आप राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते पढ़ते उसका प्रश्न क्लियर कर लेंगे कि हाँ, ये राजनीतिक व्यवस्था में पूछा जाता होगा। तो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक की ओर चलेंगे हम लोग। ऋग्वैदिक के पहले सारे चैप्टर करेंगे। सबसे पहले तो करेंगे, इसमें मेंशन नहीं है कि आर्य आखिर आए कहाँ से। माना जाता था ये वैदिक काल की जो सभ्यता है ये आर्य संस्कृत है, आर्य सभ्यता है। तो आखिर आर्य कहाँ से आए थे, एक प्रश्न बनता है। इसके बाद इनका भौगोलिक विस्तार क्या था, यानी ऋग्वेद और उत्तर वैदिक में फैल कहाँ तक गए थे। इसके बाद हम इन चैप्टर्स में चलेंगे। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था उस समय की क्या थी, फिर सामाजिक व्यवस्था क्या थी, फिर आर्थिक व्यवस्था क्या थी, और फिर धर्म के विषय में पढ़ेंगे। ये 4 चीजें, जो 4 पॉइंट ये हैं, इन्हीं 4 पॉइंट के अंतर्गत हम उत्तर वैदिक में भी जाएंगे। देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था में क्या चेंज है, सामाजिक में क्या चेंज है, और लास्ट में अंतिम अपना जब लेक्चर कर रहे होंगे तो संगम काल पर प्रकाश डाला जाएगा। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आप अपनी नोटबुक तैयार रखिए। मैंने पहले भी कहा था, नोटबुक पे प्रश्न लिखने, ये लेक्चर लेने के बाद जो मतलब का लिख लेंगे और उसके बाद जगह छोड़ देंगे। जब आप बेसबुक पढ़ रहे होंगे अपनी, या कहीं किसी परीक्षा में कोई अच्छा प्रश्न आपको लगा तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ नहीं हो पाएगा, बार बार मैं कहता रहता हूँ। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का समय डालिए 1500 BC से 1000 BC। 1500 BC यानी याद आ गया होगा आपको, बिफोर यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा पूर्व 1000 BC, ये टाइम माना जाता है ऋग्वैदिक काल का। इस समय जो पशुपालन का, ऋग्वेद ये आर्य संस्कृत जो शुरुआत है ये पशुपालन पर केंद्रित थी। आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जानिए कि ये पशुपालक व्यवस्था थी एक। और ऋग्वेद की बहुत सारी बातें, एक पारसी ग्रंथ है ईरानी जैन अवेस्ता, जब हम लोग पारसी धर्म करेंगे तो इसके विषय में जानेंगे, उनका पवित्र ग्रंथ है। बहुत सारी बातें ऋग्वेद की अवेस्ता से मिलती, जेद अवेस्ता से, उस समय के ग्रंथ की। तो वो हमको उससे समीची, उसको उससे सामने जब करते हैं दोनों का, तो बहुत आसानी होती है ऋग्वेद के कई स्रोतों को जानने की, ऋग्वेद के विषय में जानकारी प्राप्त करने की। अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि आखिर आर्य आए कहाँ से थे। ये एकदम से ऋग्वैदिक काल आ गया, कहाँ से आ गए लोग। इससे पहले हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे कैसे हो गया, हम लोगों ने प्रकाश डाला था। कभी बाढ़ से कहता है, कोई किसी से कहता है। सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। उस समय के विद्वानों ने कहा एकदम खत्म हो गई, लेकिन बाद में शोधों से स्पष्ट हुआ एकदम कोई सभ्यता न तो बनती है और न एकदम से खत्म होती है, बल्कि उसका धीरे धीरे क्या होता है, पतन होता है। तो सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता का पतन होने के बाद हम लोगों ने कार्बन डेटिंग
रेडियो कार्बन तिथि ली थी सिंधु सभ्यता की। उसके बाद फिर अगली सभ्यता जो हमको मिलती है वो ऋग्वैदिक काल के आर्य दिखाई देते हैं। आखिर ये आर्य कहां से आए थे, इन आर्यों की उत्पत्ति कहां से हुई थी, इस विषय में कई विद्वानों ने लगातार शोध किए हैं। उसी में से कुछ जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके मैं नाम बोलता हूं, और उन्होंने कहा कि ये आर्य कहां से आए थे। आप जब अपनी किताब पढ़ेंगे तो मैप पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये आखिर आर्य कहां कहां से आ गए थे, ये जो लिखा जाता है। लिखिए, पहला नाम लिखे आप, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने बहुत सारा काम किया है आर्यों की सभ्यता पर। प्रोफेसर मैक्स मूलर, आप समझ रहे होंगे नाम, मैं लिख भी देता हूं। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया आगे लिख लीजिए डैश करके, यानी एक तरफ लिखिए प्रोफेसर मैक्स मूलर, डैश करके मध्य एशिया लिख दीजिए। दूसरा, बीजी तिलक का बहुत सारा रिसर्च है इस पे। बाल गंगाधर तिलक जो कि स्वतंत्रता सेनानी हुए बहुत बड़े, उनका जीवन वृत्त हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कभी, उनसे प्रश्न अक्सर आता है परीक्षा में, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान थे, ये बात है। उस विद्वता में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। उसी में से उनकी पुस्तक में आया है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। यानी इनका जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा, एक तरफ लिखे बाल गंगाधर तिलक, दूसरी तरफ उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए थे। और एक लिख लीजिए, गंगानाथ झा कहते हैं ब्रह्मर्ष देश से आए थे। अब ये कौन से कहां पर देश स्थित है, आप इसको सर्च कीजिएगा। गंगानाथ झा ब्रह्मर्ष देश से आए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा चैप्टर आता है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में आखिर आर्य कहां पर बसे थे, आर्यों की सीमाएं क्या थी, आपको इस जानकारी की आवश्यकता है। आप ये समझिए, भारत का जो पूर्व वो पंजाब वाला एरिया है, कभी देखिएगा मैप में पूरा, जब आपका इंडिया बन करके आएगा, इंडिया देखेंगे तो जो यहां पर ये एरिया आएगा पंजाब, अफगानिस्तान, ये एरिया जो है इस तरफ से आर्य चलते चले आए। तो माना जाता है ये अफगानिस्तान, पंजाब, ऐसे, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के पूरा ऊपर की तरफ जितना क्षेत्र है यहां तक आर्यों का ये विस्तार था, भौगोलिक विस्तार में देखा जाए तो। इसीलिए आर्यों के समय जो नदी का नाम है सरस्वती नदी इनकी प्रमुख नदी थी, इसीलिए उसका नाम ही कह दिया गया नदीतिमा। बाद में हम लोग लिखेंगे भी एक बार, नदीतिमा। सरस्वती का क्या नाम दिया गया, नदियों में प्रमुख, नदीतिमा। और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती इनकी मानी जाती है। इसके बाद सिंधु नदी का उल्लेख होता है ऋग्वेद में। इसका मतलब आर्य सिंधु नदी से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी का उल्लेख होता है, इसका मतलब सिंधु का एक बार उल्लेख है, गंगा का एक बार उल्लेख है, और यमुना का 3 बार उल्लेख है। गंगा का उल्लेख एक बार, पूछा जा सकता है कितनी बार गंगा का उल्लेख उसमें, और यमुना का 3 बार। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद लगभग जो नदियां हैं, भौगोलिक विस्तार में ही तो आएगी कि कितनी नदियों की चर्चा हुई ऋग्वेद में, तो लगभग 21 नदियों की चर्चा की गई ऋग्वेद में। एक और प्रश्न परीक्षा में भी पूछा गया है कई बार, सरस्वती और एक नदी थी दोसदती। सरस्वती और दोसदती के बीच का, दोसदती को आधुनिक घग्गर कहते हैं, अभी हम लिखेंगे आगे इसको। दोसदती के मध्य को भाग है, उसको ब्रह्मावर्त कहा गया है। सरस्वती और इसके बीच दोसदती, ये एक नदी है दोसदती, और इनके बीच के भाग को कह दिया गया है ब्रह्मावर्त। पूछा जा सकता है कभी परीक्षा में, हालांकि थोड़ा सा बड़ी परीक्षाओं का प्रश्न है ये मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। और जो गंगा यमुना का बीच का है, गंगा यमुना के बीच का भाग है, इसको बोलते हैं ब्रह्मर्ष देश, क्योंकि हम लोगों के लिंक में है लगातार इस समय। तो ब्रह्मर्ष देश ये है, ब्रह्मर्ष देश गंगा यमुना के बीच का। एक सवाल हो गया। इसके बाद आगे ऋग्वेद में हिमालय का भी उल्लेख है, हिमवंत के नाम से। उसकी चोटी मूंजवंत का वर्णन मिलता है। इसके बाद एक हमने बोगज कोई अभिलेख की चर्चा की थी, अब मैं दोबारा, संभव नहीं, टाइम हमारे पास। आप देखिएगा बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं के नाम लिए गए थे, इंद्र का, मित्र, वरुण, नासत्य करके, वो सारे देवताओं का उल्लेख ध्यान रखिएगा। इसके बाद संपूर्ण उत्तर भारत क्या कहलाता है, आर्यावर्त। जो संपूर्ण उत्तर भारत है वो आर्यावर्त कहलाता है। और हिमाचल यानी हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो भाग है, हिमालय ऊपर और बीच में विंध्याचल आता है मध्य प्रदेश वाले रेंज में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बाउंड्री, तो विंध्याचल के बीच के भाग को कहते हैं मध्य देश। समुद्र के कुछ नाम आए हैं जो कि यानी कि ऋग्वेद में समुद्र से अगर वो परिचित थे तो किन नामों से आया है, अपर नाम आया है एक, अपर, तो संभव है कि समुद्र के लिए है नाम अपर।
एक पूर्व नाम आया है, अपर पूर्व, इस तरह से कुछ नाम आए हैं। अब आप एक डाल लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर आता है। एक तरफ डाल लीजिए प्राचीन नदी और उसका आधुनिक नाम, यानी उस समय उस नदी का नाम क्या था और आधुनिक पहचान उसकी कैसे की गई है, आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप ऐसे डालिए नाम, एक तरफ डालिए प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, और दूसरी तरफ डालिए आधुनिक नाम। अपनी कॉपी पर भी मोटा मोटा प्राचीन नाम यहाँ लिखेंगे, आधुनिक नाम यहाँ। ये नदियों के नाम हैं जो कि उसमें उल्लिखित है, नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम लिखिए। एक शतुद्री नदी है, पवित्र नदी ये भी थी उनकी, और इसका नाम है सतलज, शतुद्री, और आधुनिक में सतलज, जो आधुनिक सतलज है इसका नाम शतुद्री के रूप में आया हुआ है। दूसरा परशुनी, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, परशुनी, इसको आधुनिक रावी का नाम, आधुनिक रावी नदी जो है, ये नदियां देखिएगा पंजाब, पाकिस्तान, भारत के बॉर्डर पे ये सभी नदियों को आपको सप्तसैंधो प्रदेश क्यों कहा जाता था, वो सप्तसैंधों में नदियां आपको निकलती नजर आएंगी सारी। तो ये भूगोल का प्रश्न रहेगा, जब हम लोग भूगोल कर रहे होंगे कभी, तब इन नदियों पर बृहद चर्चा करेंगे कि इनके बीच के दोआब को क्या कहते हैं। सबकी नदी, हर नदी के बीच एक दोआब है, चाहे वो ब्यास रावी के बीच हो, इस तरह से वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अगला नदी है वितस्ता, वितस्ता, झेलम, सिकंदर से भी आगे पढ़ेंगे तो युद्ध होता है इस पर, इस नदी के किनारे एक मजबूत युद्ध होता है। वितस्ता नदी उस समय थी, इसका नाम झेलम है। और विपासा, विपासा, विपासा का नाम ब्यास है, जो कि आज की ब्यास नदी है। अंतिम उल्लेख गोमती का किया गया है, अंतिम उल्लेख जो है ये शायद ये गोमती नहीं है जो हम लोगों के वहाँ लखनऊ से निकलती है, ये गोमती नहीं है, गोमती इसका अंतिम उल्लेख है गोमल, बाबरनामा में उल्लेख मिलता है इसका गोमल नाम से, तो में भी ये नदी थी। इसके बाद कुभा नदी का उल्लेख है जो कि काबुल नदी के नाम से आजकल जानते हैं, यानी कि यहाँ से सिद्ध होता है कि अफगानिस्तान में भी ऋग्वैदिक आर्य थे। सदा नीरा, सदा नीरा गंडक नाम, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सदा नीरा आज की गंडक है। सिंधु तो महत्वपूर्ण नदी उनकी थी ही, आज भी सिंधु के ही नाम से जानते हैं, आपके लिए पर्याप्त है। एक और लिख लीजिए द्वसदती, जिसका नाम लिखा था द्वसदती, गंडक नहीं, द्वसदती घग्गर नदी है, द्वसदती घग्गर आगे लिख लीजिए, गंडक तो सदानीरा है। ठीक है आपका, ये हो गया भौगोलिक विस्तार कार्यों का, ऋग्वैदिक कार्यों का। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के, जो पहला पॉइंट था हमारा, कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, शासन कैसे चलता था, कैसे आखिर राजा कबीलाई समाज था मान लिया तो कबीले का कैसे संरक्षण होता था, राजस्व वसूलते भी थे कि नहीं वसूलते थे, उनकी राजनीतिक संरचना में कितने अधिकारी हुआ करते थे, कौन कर वसूलने जाता था, किसकी रक्षा, कौन सी सेना होती थी जो उनकी रक्षा करती थी राजा की, ये सारी बातें आपकी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आएंगी। आर्यों के समूह में 5 कबीलों का समूह था एक, उसको पंचजन्य बोलते थे। केवल आप सुन लीजिए, इनके नाम थे अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वश और युद्ध। ये 5 कबीले थे। इन कबीलों के साथ जो इनका एक इन कबीलों को जो संगठन था वो इस तरह चलता था। कुल, कुल का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं परिवार, छोटा सा। कुल के बाद होता था विष, विष्पति हो जाएगा इनका जो होगा विष, विष के बाद होता था जन, और जन के बाद होता था राष्ट्र। कुल, कुल के बाद आप यहां पर गांव लीजिए, कुल के बाद गांव आई, सब जो गांव शब्द आया है, फिर विष और फिर जन, ऐसे कर लीजिए, कुल, गांव, विष, जन। इस तरह से ये इनका क्रम था। जो लोग, जो कबीलाई समाज था उसका ये रहने का जो कबीलों का था वो ये तरीका था, कुल, गांव, विष, जन। अब जनपद शब्द का कहीं प्रयोग उत्तर ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। जो आगे जनपद और महाजनपद बनेंगे, राजा आएंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे, ये यहां पर नहीं बनता है। कबीले की एक आम सभा होती थी, कबीले की जो कबीला होता था उसकी आम सभा होती थी, तो उसका कोई अध्यक्ष होता था। तो जो आम सभा थी, आम सभा यानी कि समिति कह लीजिए, ये क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी, राजा को यही चुनती थी, राजा का चुनाव। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि राजा का चुनाव हर समय होता रहता था वहां पे। राजा ये नहीं कि आनुवंशिक नहीं था कि एक बार राजा का चुनाव हो गया फिर वही राजा, आगे समय के साथ ये परिवर्तन आ जाएगा कि जो राजतंत्र हुआ फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, ये चलने लगेगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव समिति करती थी, आम सभा, और इस समिति के अध्यक्ष को कहते थे ईशान। ईशान, अध्यक्ष को कहते थे ईशान। पूछा जा सकता है परीक्षा में कभी आपसे। जो कबीले का संरक्षक राजा है उसका नाम है गोप्ता जनस्य, गोप्ता
जनस्य। और नगरों पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए इसको पूरा भेदता भी एक नाम लिया गया है इसके लिए, यानी नगरों पर वो विजय प्राप्त करता है। अब कुछ लोगों ने इसी आधार पर कहा कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उन पर आर्यों ने आकर कब्जा किया, इसीलिए उस राजा को कहा गया पूरा भेदता, और वो सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया। हालांकि अब उस पर एकदम से वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मान लिया गया है कि सिंधु सभ्यता का नष्ट होना आर्यों के आक्रमण का कारण एकमात्र कारण नहीं था। इसके बाद सभा, समिति, विदत, ये सब परिषदें थी, सबसे प्राचीन है। सभा एक हो गई, समिति और विदत, ये सब इनकी परिषद है, ये सब समितियां हैं। जो सभा तीन आती थी, सभा, समिति और विदत, ये तीसरी है, विदत। सभा और विदत ये ऐसी दो हैं जिनमें महिलाएं भाग लेती थी। सभा एवं विदत में महिलाएं भाग लिया करती थी। सभा और विदत जो तीन तरह की ये समिति सभाएं होती थी, जिनमें से सभा और विदत में महिलाएं भाग लेती थी। इसके बाद आर्यों के जो शासक थे, भरत और त्रिश, दो शासक वंशों का नाम आता है। वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके वशिष्ठ पुरोहित थे। वशिष्ठ का नाम हम लोगों ने प्रायः सबने सुना होगा। वशिष्ठ इनके पुरोहित थे। आर्यों के दो शासक थे, वंश भरत और त्रिश। इसके बाद एक परुष्णी नदी का नाम हमने लिया था भौगोलिक विस्तार में। परुष्णी नदी तट पर एक दासराज्य युद्ध हुआ। राजनीतिक ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण युद्ध है दासराज्य युद्ध। दासराज्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध, दासराज्य युद्ध। ये किस तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी तट पर लड़ा गया। परुष्णी का नाम शायद रावी हम लोगों ने आगे अभी आज लिखा हुआ है। परुष्णी नदी तट पर हुआ था और इसमें जो राजा विजयी हुआ था उसका नाम था सुदास। सुदास जो राजा था वो विजयी हुआ था, उसने 10 राजाओं को पराजित किया था। इसके बाद उस समय 12 रत्नी होते थे जो कि राजा को मदद करते थे, जैसे सूतकार, कर्मकार, रथकार, इस तरह से 12 रत्नी। आप केवल इतना जानिए रत्नियों की संख्या कितनी थी? 12 रत्नी, जिनके सहारे जो राजा का चुनाव होता था वो अपना राज्य करता था। 12 रत्नी। स्पश एक शब्द आएगा जिसको गुप्तचर व्यवस्था चलाता था वो। स्पश, इसके आगे लिख दीजिए आप गुप्तचर। स्पश क्या होता था? गुप्तचर होता था। इसके बाद जो पुरु राजवंश आता है बाद में नाम, पुरु एक वंश था उस समय पुरु, और एक वंश था भरत। ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? कुरुवंश बन जाता है। पुरु प्लस भरत बराबर कुरु। ये आपका राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजा 12 रत्नियों की सहायता से अपना राज्य चलाता था। राज्य आप इस तरह मत समझिएगा कि आज की तरह राज्य चलता होगा। कबीलाई समाज था, थोड़े बहुत बल आ गया, यही लोग जो इनके 10-12 रत्नी हैं ये मदद करते होंगे। गुप्तचर व्यवस्था थोड़ी सी चलती थी कि कोई समस्या ना आने पाए। सभा समिति विदत ये परिषदें होती थी, विदत में महिलाएं भाग लेती थी। विदत का सबसे ज्यादा बार उल्लेख ऋग्वेद में होता है, अतः विदत एक महत्वपूर्ण संस्था विदत भी रही होगी। महिलाएं भी भाग लेती थी मैंने बताया, लेकिन राजा का चुनाव समिति करती थी। अब आप आ जाइए सामाजिक व्यवस्था, हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का चैप्टर, इसमें राजनीतिक के बाद सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार हुआ है। आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार हुआ है। आर्य सभ्यता जो हम ये पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए कि आर्य सभ्यता क्या थी। वैदिक काल के लोग, मैंने क्या कहा था, आर्य है ना, और आर्य ये सभ्यता कहलाती है आपकी ग्रामीण संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति, जबकि सिंधु सभ्यता को क्या कहा था हम लोगों ने? नगरीय संस्कृति, क्योंकि वहां नगर बसे थे। प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। लेकिन आर्यों की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण संस्कृति थी। सामाजिक व्यवस्था में आर्य शब्द का उल्लेख मैंने बताया आपको 33 बार हुआ है। जन शब्द का प्रयोग होता है बार बार। विश्व शब्द का प्रयोग होता है, जो कि अभी हमने बताया था आपको ग्रुप की कुल कैसे बना। इसमें लिखा गया है, एक रिजास्व की उल्लेख है, रिजास्व की कहानी का उल्लेख है ऋग्वेद में। इसमें लिखा है, रिजास्व के पिता ने उसे अंधा कर दिया, यानी रिजास्व के पिता ने अंधा कर दिया, तथा वरुण सूक्त के आधार पर सुनह से प्रकरण के उसमें आया है, पिता अपनी संतान बेच सकता है। यानी पिता को यह पावर है सामाजिक व्यवस्था में, पुत्र पर ऐसा अधिकार है कि पिता अपनी संतान को बेच भी सकता था। यह ऋग्वेद का एक प्रकरण आपको दिखाई देता है एक प्रकरण से। इसके बाद ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है,
उसमें आया है पुरुष सूक्त। हम लोगों ने चर्चा की थी जब वैदिक स्रोत कर रहे थे, याद होगा आपको। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात है। वो 4 वर्ण की मुख ब्राह्मण से, भुजा क्षत्रिय, जांघ वैश्य और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ, ये वहां पर है। लेकिन क्षत्रिय शब्द की जगह जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में वो हुआ है राजन्य। राजन्य, क्षत्रिय की जगह जो शब्द का उल्लेख हुआ है वो हुआ है राजन्य। आर्यों को कहा जाता था गौरवर्ण क्योंकि गोरे होते थे, और दासों को कहा गया है कृष्णवर्ण। अब आर्य कहाँ के थे, बाहर से आए, तो क्या यहाँ के लोग सब दास थे या ऐसा, ये सब एक बड़े बड़े विवाद के प्रश्न हैं। इन पर बहुत सारा शोध हो चुका है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। आप आर्यों पर अगर कभी लाइब्रेरी में घुसेंगे और पुस्तकें लेने लगेंगे, आर्यों पर ही बहुत सारी पुस्तक मिल जाएंगी। तो हम लोग इन विवादों में नहीं जाएंगे, आप केवल तथ्य से मतलब रखिए और उसको कैसे समझना ये दिमाग में रखिए अपने। अगला प्रश्न, अगला आप लिखिए इसका तथ्य कि शतपथ ब्राह्मण हम लोगों ने जोड़ा था जो कि ऋग्वेद का था। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा सकता है, पत्नी को अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया है, और 4 ब्राह्मण लिख देगा। शतपथ ब्राह्मण, इससे यह सिद्ध होता है कि पत्नी को भी एक महत्वपूर्ण स्थान ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद ही कहता है जाय देस्तम, अर्थात पत्नी ही ग्रह है। एक शब्द आता है जाय देस्तम, अर्थात पत्नी ही ग्रह है। इसके बाद जो दीर्घ काल तक महिलाएं अविवाहित रहती थी उनको कहा गया है अमाजू। अमाजू, जो दीर्घ काल तक महिलाएं अविवाहित रहती थी, अविवाहित महिलाओं को, लड़कियों को कहते थे अविवाहित। जो अविवाहित स्त्रियां, अविवाहित लड़कियां थीं उनको बोलते थे दीर्घ काल तक अमाजू। और कन्या जिनकी शादी होती थी, तो शादी के समय जैसे आजकल दहेज दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट कितना सारा उस पर एक्ट है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसके बावजूद तमाम समाज की कुसंगतियां विसंगतियां चलती रहती हैं साथ साथ। तो कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था उसको एक लिए टर्म आया है वहातु। वहातु, कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार। अब चाहे उसको दहेज कह लीजिए आप। नियोग प्रथा या विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं मिलता है। नहीं हटाइए, नियोग व विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है, यहां पर कहीं न कहीं दिखाई देता है। इसके कोई प्रकरण नहीं मेरे पास, लेकिन शब्द में है नियोग व विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है। लेकिन सती व पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इनका प्रचलन नहीं मिलता है। आप इसको ठीक से नोट कर लीजिए। नियोग प्रथा, हम लोग चर्चा करेंगे कि नियोग प्रथा कभी क्या है। नियोग व विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है, परंतु सती प्रथा, पर्दा प्रथा व बाल विवाह का प्रचलन नहीं मिलता है। और पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था, लेकिन पुत्री राजनीतिक उत्तराधिकारी व संपत्ति की अधिकारी नहीं है। वैसे राजनीतिक उत्तराधिकार तो कहीं ऐसा मैंने पहले ही कहा एकदम से नहीं पुत्र पुत्री को, लेकिन कुछ अंश रहता होगा ऐसा में भी, तो इसलिए लिखा गया है। और संपत्ति की अधिकारी पुत्री नहीं है। महिलाएं कपड़ा बुनाई का काम करती थीं घरों में, तो इसीलिए उनके लिए एक शब्द आया है वयात्री। वयात्री, वयात्री, महिलाएं कपड़ा बुनाई का काम घर पे करती थीं, इनके लिए एक शब्द आया है वयात्री। वयात्री। और दास प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में दिखाई देता है, यानी कि दास प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था। दास प्रथा का प्रचलन था। दूध में पकी खीर को क्षीर पाकोदनम, एक शब्द आया है क्षीर पाकोदनम या पायस। और जौ का सत्तू और दही के लिए एक आया है शब्द करम्ब। अब आपको हम ये सब क्यों बता रहे हैं, प्रश्न ऐसे आ जाएगा, करम्ब किसे कहते थे, तो जौ का सत्तू और दही मिलाकर जो पदार्थ बनता था या खाया जाता था वो करम्ब कहलाता था। आप ऐसे प्रश्न याद करिएगा, तैयार करिएगा। गाय को अघन्या कहा गया है। सोम रस का उल्लेख है। सोम मूजवंत पर्वत था, हिमालय का, वहां मिलता था। सोम जो है मूजवंत पर्वत कोई पेय पदार्थ था। कपड़ों में, चूंकि सामाजिक जीवन में कपड़े और रहन सहन खाना पीना यही आता है, तो जो कपड़े की बात है, नीवी, कमर से नीचे का वस्त्र था, नीवी बोलते थे उसको, नीवी, और ऊपर का वासस। कमर से नीचे का वस्त्र जो है नीवी और ऊपर का वासस। इसके बाद ऋग्वेद में नाई को वप्ता कहा गया है, नाई का उल्लेख है, वप्ता। घोड़े का मांस खाया जाता था, नहीं खाया जाता, विवाद का प्रश्न है, छोड़िए। ग्राम शब्द का उल्लेख कई बार आया, 13 बार लिखा हुआ, 13 बार आया है।
और गुरु द्वारा शिष्य को जो अंतिम उपदेश दिया जाता था उसको बोलते थे स्नातकोपदेश। गुरु द्वारा शिष्य को अंतिम जो दिया जाता था उपदेश उसको बोलते थे स्नातकोपदेश। यम माना जाता है कि मृत्यु पाने वाले पहले नश्वर प्राणी थे। यम जो कि अब ले जाने लगे सबको बाद में, यम मृत्यु पाने वाले पहले नश्वर प्राणी थे। ये आपका हो गया सामाजिक जीवन ऋग्वैदिक काल का। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। आर्थिक जीवन में 10-5 बातें महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा के लिए हो सकती हैं। मूल आधार मैंने क्या कहा है उनका? पशुपालन और गौड़ कृषि। कृषि बहुत कम करते थे, कर लेते थे, अपना उगा लिए, मतलब भर को हल्का फुल्का ऊपर ऊपर जुताई हुई और अपना बना लिए, जो अनाज मिल गया मिल गया। मूल आधार पशुपालन है। जबकि आपको सिंधु सभ्यता में पूछा जाए मूल आधार क्या था तो आप क्या बताएंगे? आपके दिमाग में प्रश्न तुरंत क्लिक करना चाहिए और आंसर भी। उनका व्यवसाय बहुत उन्नत था। कृषि और व्यापार वाणिज्य उनका मूल आधार था। फाल शब्द का उल्लेख यहाँ मिलता है, हो सकता है हल से हो। हंसिया का उल्लेख मिला है। हंसिया को दात्र या श्रणी कहा गया है। बढ़ई, तक्षा इसको बोलते हैं, तक्षा, तक्षा आगे लिख दिए ब्रैकेट में, बढ़ई शिल्पियों का मुखिया था। शिल्पियों का मुखिया था। निष्क विनिमय के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता था। विनिमय के रूप में हो सकता है कोई ढेर कह लीजिए, निष्क जेवरात का छोटे, धातु का निष्क एक चीज हो गई आपकी। इसके बाद प्रजा राजा को बल स्वेच्छा से देती रहती थी, ये था आर्थिक आधार। ये भी कर में शामिल हो गया, समझ लीजिए। प्रजा राजा को बल जो है स्वेच्छा से जो दे दे वही राजा को काम राजा उससे चलाता था। संपत्ति की गणना मवेशियों के आधार पर होती थी। ऋग्वेद में जौ का उल्लेख है। जौ यौ यौ के नाम से है। कृषि संबंधी उल्लेख चतुर्थ मंडल में है। अब आपको मैं कृषि के आर्थिक जीवन है, कृषि के कुछ शब्द आए हैं वो आप सुन लीजिए, जो महत्वपूर्ण हो आप नोट कर लीजिएगा कभी। उर्वरा जुते हुए खेत को कहा गया है। उर्वरा जुते हुए खेत को कहा गया है। लांगल हल के लिए उल्लेख है। लांगल, लांगल हल के लिए उल्लेख है। कीवास हलवाहा है। और सीता हल से बनी नाली है। सीता हल से बनी नाली को कहा गया है। हल से बनी नाली को कहा गया है सीता। इसके बाद आपका गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। भैंस को गोबल कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। भैंस का जो नाम आया है वो आया है गोबल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, गाय पे नहीं हो जाइएगा। भैंस को गोबल कहा गया है। इसके बाद कहीं कहीं ऋणग्रस्तता का उल्लेख है कि किसी से कोई ऋण ले लिया, तो ये भी आर्थिक जीवन का एक आर्थिक उसका रहा होगा। पूषण का वर्णन हल रेखा खींचने में हुआ है, यानी हल खींचने में। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख की बात पहले हम लोग कर चुके। अब आ जाइए आप धर्म पर। ऋग्वेद के धर्म पे महत्वपूर्ण हो गया आर्थिक जीवन में जो आपकी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। अब आप धर्म पे आइए। धर्म, इसमें देवता जो है 33 देवताओं, 33 कैटेगरी देवताओं की, 33 श्रेणियों के देवता हैं। देवियां बहुत कम हैं। तो फिर जब इतने सारे देवता दिखाई देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बहुदेववाद। बहुदेववाद शब्द आ जाएगा। वो श्रेणियां जो बनाई गई 3 श्रेणियों में, 33 देवता हैं 3 श्रेणियों में। तो उसकी पहली श्रेणी आकाश देवता, और दूसरी है अंतरिक्ष देवता, और तीसरी पृथ्वी देवता। आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, 3 श्रेणी है। आकाश, अब इसके अंतर्गत कुछ देवता हैं। अंतरिक्ष, आपको अलग अलग जानने की जरूरत नहीं है जीएस में। अंतरिक्ष और पृथ्वी, तीनों के देवता बस महत्वपूर्ण, ये 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। लेकिन अब आप लिख लीजिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र कहा गया है, क्योंकि इससे संबंधित 250 सूक्त ऋग्वेद में है। यही पूछ लेगा कितने सूक्त हैं? 250। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र विश्व के स्वामी कहे गए हैं, और इनकी स्तुति में 250 सूक्त हैं। इनके तमाम नाम हैं जो कि पूछा जा सकता है कभी। जैसे एक नाम इनका रथेष्ट, इंद्र की बात कर रहा हूं। एक नाम पुरंदर कई बार आता है, फिर यहां जुड़ता है थोड़ा। पुरंदर का मतलब किलों को ध्वस्त करने वाला। और सिंधु सभ्यता में क्या थे? किले थे, गढ़ी बनी थी, दुर्ग बने थे। तो मान लिया गया, फिर एक समीच उससे जोड़ दिया गया कि कहीं इंद्र तो नहीं, पुरंदर कहा गया है, तो जोड़ा गया। तो हो सकता है इससे जुड़ा हो कहीं न कहीं। फिर हम लोग केवल नाम याद रखेंगे, पुरंदर इंद्र को कहा गया है। जितेंद्र, सतकृत, और एक व्रत राक्षस को मारा था इन्होंने, इंद्र ने, तो कहा गया व्रतहन, राक्षस का संहारक। एक नाम है इनका मधवा, क्योंकि दानशील थे। इंद्र जो है दानवीर थे, दानशील थे, तो एक नाम है मधवा।
और इनकी पत्नी का नाम याद रखिए, वैसे भी घर में चर्चा चले तो याद होना चाहिए आपको। इंद्र की पत्नी का नाम, इंद्र कैरेक्टर बड़ा फेमस है, किसी भी सीरियल देखिए, किसी सीरियल में तो इंद्र आपको दिखाई दे जाएंगे। हालांकि इंद्र से कई लोग पता नहीं क्यों इंद्र से चिढ़ते भी, जैसे चर्चा कहीं इंद्र आ गए। देखिए भगवान इंद्र को लेकर के बड़ा एक अजीब ही होता है स्थिति, जब भगवान इंद्र की हार भी अक्सर देखने को आपको मिल जाएगी, या इंद्र जरा से उसमें कुपित हो जाते थे। जैसे उसमें भगवान कृष्ण, अभी कृष्ण लीला देखे तो उसमें आता है वो गोवर्धन क्यों उठाते हैं फिर, तो कृष्ण नाराज, वो इंद्र नाराज हो गए, बारिश कर दिए। तो यह है। चलिए, इनकी पत्नी का नाम शची मैंने लिखवाया आपको। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता है वो अग्नि है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी से आकाश को जोड़ता है। अग्नि क्या करता है, आज भी अग्नि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण। अग्नि में मान लिया हवन किया हमने, उसमें आहुतियां दी हमने, स्वाहा, तो उसका जो है वो कहाँ जाएगा, वो अंतरिक्ष आकाश को जोड़ता है। तो जोड़ने वाला देवता है अग्नि, इसलिए महत्वपूर्ण देवता है। और इसके लिए 200 सूक्तों का प्रयोग है ऋग्वेद में। इसे जो नाम दिया गया, पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है अग्नि को। और द्योस भी एक नाम आता है इसका, अग्नि के लिए एक नाम आता है, अग्नि के लिए द्योस, और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। और 200 सूक्त हैं इनके नाम, इतना याद रखिए बस। अग्नि का हो गया। अब राक्षसों के विनाशक हो गए, मनुष्य के मित्र हो गए, ये सारे अग्नि का ही नाम हो गया, लिख लीजिए आप। राक्षसों के विनाशक और मनुष्य के मित्र। और जो स्वाहा बोला जाता है अक्सर, स्वाहा वो क्या है, वो अग्नि की पत्नी का नाम है। इनकी पत्नी का नाम स्वाहा है। अगला तीसरा देवता वरुण, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ ऋग्वेद में। ये ब्रह्मांड का सम्राट है वरुण, ऋत नियामक है, ब्रह्मांड का सम्राट है, यानी नैतिक व्यवस्थाएं बनाने वाला देवता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वरुण का ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा, ये वरुण का नाम है। ये जल का प्रतीक है, जल निधि का यही है। वरुण जल का देवता है, ध्यान रखिए, वरुण जल का देवता है। ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा है तो जगत का नियंता, यानी जगत को नियंत्रित करता है, ब्रह्मांड का सम्राट है, तो फिर देवताओं का भी यही पोषक है। और ये माना जाता है कि ये अवेस्ता जो ग्रंथ था, वहां पर एक देवता है अहुर मज्द, उनके समान है ये। वही अवेस्ता जो ग्रंथ है, जैन अवेस्ता पारसियों का, ईरानियों का। चलिए ठीक है, आपके लिए पर्याप्त है। अगला देवता मरुत, डैश करके लिख लीजिए छोटा छोटा, आंधी तूफान के देवता मरुत। एक हनुमान जी का नाम भी आता है मरुत, तो ये चूंकि आंधी तूफान के देवता उसमें है सब। पर्जन्य वर्षा का देवता। पूषण पशुओं का देवता, पूषण जो है पशुओं का देवता है। और बच्चों को सुरक्षित जन्म देने के लिए जिस देवता का वो है, वो भी पूषण है। इसके बाद रुद्र, इनके लक्षण दुर्भावना युक्त हैं। रुद्र अवतार इसीलिए कहते हैं ना, गर्जना, इस तरह से इनके लक्षण दुर्भावना युक्त हैं। ये औषधि देवता भी है लेकिन रुद्र। अगला अश्विन, कृ से रक्षा करते हैं, चूहों को मारने वाले हैं अश्विन। उषा किसकी देवी है, ये सब तो आपके कॉमन सेंस की बातें याद हो जाना चाहिए। उषा प्रभात की देवी है, सुबह सुबह जो लालिमा सूर्य की देखते हैं उषा, तो प्रभात की देवी है। अदिति देवों की महामाता है, अदिति। अदिति जो है, एक नाम है अदिति, इनको बोलते हैं देवों की महामाता अदिति। इसके बाद सावित्री, जहां नया घर बनता है वहां पर माना जाता है सावित्री का निवास है। इसके बाद आपका ऋग्वैदिक काल के विषय में हम लोगों ने सभी पॉइंट कर लिए, इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। अब हम लोग चलते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। उत्तर वैदिक काल में आते हैं। उत्तर वैदिक काल में इसका टाइम रखते हैं, जो वो रखा गया है 1000 BC से। सबसे पहले तो इसका समय जानना होगा, 1000 BC से 600 BC। 600 से फिर महाजनपद हम लोग पढ़ने लगेंगे, आगे फिर राजा वाजा, बड़े बड़े राजा आने लगेंगे, फिर तो अशोक जैसे महान सम्राट आ जाएंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम लोग। अभी फिलहाल मगध का उत्कर्ष देखेंगे जब महाजनपद पढ़ेंगे, 600 BC के बाद की बात है वो। अभी हम लोग 600 तक, यानी उत्तर वैदिक काल तक। इसी को कहते हैं धूसर मृद भांड काल। धूसर मृद भांड, मिट्टी के जो बर्तन बनते थे वो धूसर कलर के थे, तो इसीलिए उसको बोल दिया गया। PGW संबंधी काल है, बस आप लिख लीजिए। अब क्या हुआ, ये जो सभ्यता थी पंजाब तक थी ऋग्वेद में, यहाँ हम लोगों ने बना रहे थे, अब वो धीरे धीरे गंगा घाटी की तरफ फैलने लगी। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, गंगा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे, यानी अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो यूपी का गंगा यमुना का दुआबा है, और आगे इधर बढ़ते चले आ रहे हैं। जो जन तक छोड़ दिया गया था, वहाँ पर जनपद बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जन तक वहाँ था, यहाँ पर जनपद शब्द का उल्लेख आने लगा। मतलब
जन बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगी, जनपद बनने की प्रक्रिया। जैसे पुरु और भरत मिलकर कुरु हुए थे, तुर्वश और कृवि मिलकर पांचाल हो गए थे, इसी तरह से कबीले आपस में मिल मिल करके थोड़ा मजबूत संगठन बनाने लगे अपने कबीलों का। मगध और अंग क्षेत्र ऐसे थे जो आर्य क्षेत्र के बाहर माने जाते हैं, यानी मगध, बिहार, पटना, यह माना जाता है कि आर्य क्षेत्र से बाहर का हिस्सा था। इसके बाद अथर्ववेद में मगध के लोगों को इसलिए व्रात्य शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि अथर्ववेद में मगध के लोगों को आर्यों से नहीं जोड़ रहे हैं, वो व्रात्य कह रहे हैं उनको। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। जो पहला पॉइंट था उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। अनेक राजा थे जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गए, अध्यात्म चिंतन से जुड़ गए। इस समय जो राजन्य वर्ग था वो बहुत सारा ज्ञान लेने लगा, उपनिषद इन सब चीज़ों को पढ़ने लगा, तो क्या हुआ, ज्ञानी राजा होने लगे, ब्रह्म ज्ञानी होने लगे। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार दिखाई देता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में नहीं, उत्तर वैदिक काल में आप अभी करें। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में नियमित करों की स्थापना हो गई, यानी करों का जो सिस्टम था वो मजबूत कर दिया गया ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में राजा जो राजन्य था वो मजबूत होने लगा, क्योंकि उसको करों की नियमित आय होने लगी थी। यजुर्वेद में वही जो उच्च पदाधिकारी रत्नी थे, वो जो ऋग्वेद में थे, वो यहाँ आते आते मजबूत होने लगते हैं। और यहाँ पर कई शब्दों का प्रयोग मिलता है, और आपसे परीक्षा में कई बार पूछा भी जा सकता है कि राजा को आखिर कहते क्या थे। तो राजा के लिए, राजन्य के लिए एक नाम आने लगा यहाँ पर, वो आप चाहे मैप में बना लीजिए या याद कर लीजिएगा। जैसे आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट यानी पूरब और वेस्ट। तो नॉर्थ में लिख लीजिए, साउथ में लिख लीजिए, ईस्ट में, वेस्ट में, ऐसे लिख लीजिए। लिखिए, नॉर्थ में विराट, ऊपर सबसे विराट लिख लीजिए। ऊपर जो उत्तर के राजा थे उनको क्या कहा गया, इनको कहा गया विराट, और नीचे को कहा गया भोज। साउथ में जो राजा हुए उनको कहा गया भोज, और पूरब में जो राजा हुए इनको कहा गया सम्राट, यानी मगध में जो राजा बने बाद में वो सब सम्राट कहलाए। और ये एक राट, पश्चिम में एक राट, या स्वराष्ट्र कहा गया है इसको, स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र। तो ये आपके चारों जो दिशाओं में राजा थे, इनके ये नाम पड़ गए, यानी अब राजा यहां मजबूत होने लगा। बस आप ये समझिए राजनीतिक व्यवस्था में तो जो विभाग थे 12 रत्नों के या और विभाग बनाए उस समय, वो मजबूत होने लगे। जैसे एक रथ सेना नायक था सूत, जो सूत था, सूतकार, सूत के आगे ब्रैकेट में लेकिन रथ सेना नायक हो गया। ग्रामणी जो था, गांव, अब तक गांव तो पहले भी होते थे, लेकिन अब ग्रामणी को क्या कर दिया इन लोगों ने, गांव का मुखिया उसको बना दिया। गांव का जो मुखिया था उसको बोल दिया ग्रामणी। इसके बाद पालागल, जो विदूषक होते थे वो पालागल हो गए। ब्राह्मण, राजन्य, महिषी, ये सब शब्द आने लगे आपके। जो शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता, उत्तर वैदिक काल में काठक संहिता में तक्षा और रथकार का काफी उल्लेख किया गया, यानी ये पद बढ़ई का, रथकार का बहुत मजबूती से राजतंत्र के साथ, राजतंत्र तो प्योर नहीं उस तरह से हुआ, लेकिन राजन्य के साथ जुड़ने लगा। रत्निन के अलावा भी स्थपत, शतपथ जैसे तमाम नाम उस समय आने लगते हैं। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। और फिर राज्याभिषेक के लिए राजा के तमाम यज्ञों का, यजुर्वेद में तमाम यज्ञों का उल्लेख हो जाता है। इससे सिद्ध होने लगा कि तमाम यज्ञों के सारे राजा अपनी सत्ता लोगों पर स्थापित करने लगा था। तो अब आप यज्ञों के बारे में छोटी छोटी जानकारी ले लीजिए, ये इसी उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक में आ जाएगा। जैसे राजसूय, एक यज्ञ था राजसूय यज्ञ, उसके आगे एक लाइन लिख लीजिए, सोम पिया जाता था। राजसूय यज्ञ में सोमरस जो होता था, सोम पिया जाता था। इससे यह मानती थी प्रजा कि राजा को दैवीय शक्ति मिल गई। दूसरा यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। इसमें क्या करता था राजा, वाजपेय यज्ञ लिखिए दूसरा, राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जितने रत्निन होते थे उनके घर जाता था, तो इससे उसका गठजोड़ मजबूत होता था सामाजिक। फिर वाजपेय के बाद अश्वमेध यज्ञ, जो कि भगवान राम ने भी किया था, आपको याद होगा शायद, वो जब रामायण देख रहे होंगे, जिसको लव कुश ने पकड़ लिया था। अश्वमेध यज्ञ भी शक्ति का द्योतक था। ये माना जाता था घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में जाता था वो राजा के अंदर अंडरटेक होता जाता था, वहां राजा का स्वामित्व स्थापित हो जाता था। इसमें 4 अनुष्ठाता, 4 रानियां, 400 अनुचर, ये इसका एक विधि विधान है। घोड़े की बल 600 साणों सहित दी जाती थी। 21 बंध्या गायों का दान दिया जाता था। ये सब अश्वमेध यज्ञ के वो थे। फिर
फिर एक यज्ञ है अग्निष्टोम, और यही अंतिम है अग्निष्टोम। अग्नि का मतलब अग्निष्टोम, अग्नि को पशुबल बलि दी जाती थी, बस इतना जानिए। और एक यज्ञ इसमें लिख लीजिए आप, सौत्रामण यज्ञ में सुरा पी जाती थी। सौत्रामण यज्ञ में सुरा पी जाती थी। कंप्लीट। गृहस्थ जो आर्य हुए, गृहस्थ आर्यों के लिए 5 यज्ञ कहा गया, उनको प्रतिदिन करने चाहिए। उसमें इन 5 यज्ञों के नाम सुन लीजिए आप, कभी जिसकी इच्छा हो लिख लीजिएगा। ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा नर यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, और 5वां भूत यज्ञ या बलि। इसके बाद आपका अथर्ववेद में एक वाक्य आ जाता है कि राजा को आय का 16वां हिस्सा आपको देना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि फिक्स कर दिया गया कि 16वां हिस्सा राजा को कर के रूप में जाएगा। सतपथ ब्राह्मण कहता है कि युद्ध के विजय की दृष्टि से राजा जो था वो लोगों के साथ एक ही पात्र में भोजन करता था, जिससे वो विजित हो जाए। पुलिस अधिकारी भी आने लगे थे। उग्र और जीवग्रह 2 नाम मिले हैं। उग्र और जीवग्रह माना जाता है ये पुलिस अधिकारियों के नाम है उस समय की। इसके बाद सामाजिक संगठन पे आ जाइए। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन, देखिए आपको जगह सब में छोड़ दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल राजनीतिक में भी हो सकता है बाद में कुछ पॉइंट हो तो आप उसको लिख पाएंगे। सामाजिक संगठन, समाज यहां पर वर्ण का आधार कर्म नहीं बल्कि जाति हो जाता है। अब तक क्या था, जो पुरुष सूक्त से वर्ण आए थे वो जन्म कर्म के आधार पर थे। अब क्या हो गया, वर्ण का आधार जन्म हो गया, कर्म आधारित न होके क्या हो गया, जाति आधारित हो गए। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य उल्लिखित कर दिए गए और कर चुकाने के लिए केवल वैश्य का नाम लिया गया है। कर कौन चुकाएगा, केवल वैश्य यानी व्यापारी वर्ग जो होगा। सतपथ ब्राह्मण कई जगह क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ से, यानी कि एक अंतरकला आपस में एक ऐसी प्रतियोगिता चलने लगी। ब्राह्मण क्षत्रिय, एक समाज में उथल पुथल होना शुरू हो गई थी। आप यूँ समझ लीजिए उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में एक अपने को स्थापित करने की दौड़ चल रही थी, कौन अपने को स्थापित कर लेगा। और इसी दौर में यही स्थापना के क्रम में धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों का जन्म हो जाएगा। और वही हम लोग अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद के रूप में वही छोटे छोटे राज्य स्थापित हो जाएंगे। और उन्हीं 16 में 4 मजबूत होंगे और उनमें भी जो सबसे मजबूत होगा मगध, वो एक दिन पूरे भारत का शासन करेगा। ये आपकी यहीं से शुरुआत होती है इसकी। इस द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा गया, इसमें शूद्र को बाहर रखा गया था। द्विज में 3 ऊपर के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी उत्तर वैदिक काल में नहीं है। महिलाओं को भी तमाम ग्रंथ सुनने का अधिकार नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण पुत्रियों को कृपण कहता है। गोत्र प्रथा, ये पॉइंट है सब आपके, गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो गई। जाबालोपनिषद है एक, उपनिषद में है एक जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। जाबालोपनिषद है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। अब 4 आश्रम कौन से थे पढ़िएगा, हमको होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, जरा लिख के रखिएगा। 4 आश्रम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम हैं, जो कि मनुष्य के 4 आश्रमों में जीवन को बांटा गया है, वो आप चारों लिखिएगा। इसके बाद सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव एक हुए ऋषि, उनकी कहानी है। वो जो है गंडक से, सरस्वती से गंडक तक की यात्रा करते हैं, यानी कि धीरे धीरे ये लोग इस तरफ विस्तार करने लगते हैं। ये इससे सिद्ध होता है। बहुत सारी विदेशियों का उल्लेख, गार्गी, अपाला, विश्वारा, ये सब विदुषियों का उल्लेख है। यानी कि उस समय महिलाएं पढ़ लिख रही थी, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई नहीं। गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वारा ये बड़े नाम हैं जिन्होंने तमाम मंत्रों का वो किया, रचना की। इसके बाद बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मलोक में सभी समान। एक तरफ ये भी चलने लगा था, यानी ब्रह्मलोक में सभी समान है, वहां कोई बंटवारा नहीं था। तो ये भी एक बात उसी समय प्रकट होती है। अथर्ववेद कन्या के जन्म को निंदनीय बताता है। अथर्ववेद कन्या के जन्म को निंदनीय बताता है। मैत्रायणी संहिता स्त्री को द्यूत व मदिरा की श्रेणी में रखती है। इससे पता चल रहा है कि ऋग्वेद से आते आते उत्तर वैदिक काल तक महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय होने लगी थी।
मैत्रायणी संहिता कहती है कि मनु के 10 पत्नियां थीं, यानी यहाँ पर बहुविवाह 10 पत्नियां रखने का अधिकार मनु ने लिया है। इसके बाद गोधूम गेहूं को कहते थे, गोधूम याद रखिएगा, गोधूम गेहूं, गोधूम गेहूं को कहते थे। इसके बाद अगला है, आप छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख है पहली बार, छांदोग्य उपनिषद में पहली बार उपनिषद का पुनर्जन्म का उल्लेख है। अब आप आइए आर्थिक जीवन पे। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन के विषय में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक आर्थिक जीवन थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं, यानी चारों क्रियाओं में कौन सी लेंगे आप, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये चारों क्रियाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में एक साथ दिखाई देता है। एक काठक संहिता है, उसमें कहते हैं कि हल जो है वो 24 बैलों के द्वारा जो चलता था, काठक संहिता में ये बात आई है। यानी कृषि पर काफ़ी फोकस हो रहे हैं। यजुर्वेद में जो नाम है तमाम फसलों के, जैसे धान को ब्रीह कहा गया है, धान को, यव जौ को तो पहले ही बताया था मैंने आपको, ब्रीह पूछा जाए कभी किसको कहते थे ब्रीह, तो धान को कहा गया है। यव जौ को कहा गया था, पहले बताया था। गोधूम गेहूं हो गया आपका। यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। आज भी गांव में कई लोग कहते हैं कि आपकी सीर कहाँ से कहाँ तक है, ये शब्द आता है ग्रामांचल में कि आपकी सीर कहाँ से कहाँ तक है, तो यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। इसके बाद तांबा पहली प्रायोगिक धातु थी, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी आपसे, एक बार फिर रिपीट हो रहा है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख हो जाता है, सूदखोर का उल्लेख होने लगता है। इनका परिचय सोना, चांदी, तांबा, टिन तमाम धातुओं से हो चुका था, सीसा, रांगा। इनके माप की इकाइयाँ आती हैं सामने जिनसे मापते थे लोग, निष्क, सतमान। ऋग्वैदिक काल का आभूषण था निष्क, लेकिन यहाँ विनिमय में प्रयोग हो रहा है। सतमान जो थी चांदी की मुद्रा के रूप में मानी गई है, शतमान। अथर्ववेद कहता है कि अगर गाय की हत्या की गई तो मृत्युदंड मिलेगा, यानी अथर्ववेद में गो हत्या पर मृत्युदंड का प्राविधान है। एक अतरंजी खेड़ा स्थल है, एटा के आसपास आया था, यूपी में ही, वहां से लौह पुंज, लौह की बहुत सारी चीजों का वो मिला हुआ है। और कौशाम्बी नगर में पहली बार पकी ईंटों का प्रयोग है। उत्तर वैदिक काल की बात करें, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक। वैसे तो सिंधु सभ्यता में बहुत कुछ हम देख चुके हैं, हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। इसके बाद आइए आप आर्थिक से धार्मिक जीवन की तरफ चलते हैं। इसके धार्मिक जीवन में बहुत बातें नहीं, क्योंकि ऋग्वेद काल का ही आगे का चरण है, जस्ट थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ पर जो प्रजापति देवता है इसको उच्च स्थान मिलता है, प्रजापति। क्यों? क्योंकि प्रजापति माना जाता है आवासों का निर्माण करता है, निर्माण करता है ये, देवकुल में सृष्टि का निर्माता है ये। तो फिर प्रजापति का उस समय चूँकि धीरे धीरे निर्माण की चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसे में प्रजापति का जो स्थान है वो इनका सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। पूषण जो पशुओं के देवता थे, या स्त्री बच्चा जब जन्मती थी तो उसकी रक्षा करने वाले देवता थे, वो यहाँ पर आकर शूद्रों के देवता हो गए, पूषण। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की रचना हो रही थी और उपनिषद वैदिक कर्मकांड की घोर निंदा करने लगे थे। उपनिषद वैदिक कर्मकांड की घोर निंदा करते हैं, और यही घोर निंदा आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास की तरफ ले जाएंगे हम लोग। जब उपनिषदों से जो बातें निकल कर आती हैं तमाम, बौद्ध धर्म में क्रांतिकारी व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध हो या जैन धर्म में महावीर स्वामी, इन लोगों ने इन्हीं उपनिषद के आधार पर, उस समय के समाज की उथल पुथल के आधार पर, पशु बल, कर्मकांड को धवा बताने के लिए, कर्मकांड को व्यर्थ बताने के लिए, और कर्मकांड जो था जिसका जरूरी था उस समय खंडन करना, समाज में जो स्त्रीकरण हो गया था उसको सेट करने के लिए, एक समाज के से अशांति को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति का जन्म होता है। और बौद्ध धर्म, जब लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे होंगे तब ये चर्चाएं होंगी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इसके बाद आप एक और चीज समझिए, वेदांग हमने लिखवाए थे उस दिन जब चर्चा कर रहे थे, 6, इसमें भी आ रहा है बार बार, तो वेदांग आप फिर से देखिएगा 6 कौन से थे। और आपके लिए महत्वपूर्ण है दर्शन। भारत में माना जाता है 6 दर्शन महत्वपूर्ण हुए। आप 6 दर्शन लिख लीजिए और उन 6 के आगे उनका जो प्रवर्तक है वो लिख लीजिए। कभी भी दर्शन की बात चलेगी भारत में तो आपको इन्हीं दर्शनों से दर्शनों पर आगे का अध्ययन या इन दर्शनों के विषय में ही जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले लिखिए 6 दर्शन में से पहला चारवाक।
ऐसे एक तरफ लिखिए दर्शन चारवाक, और इसके आगे इसका रचयिता लिख लीजिए। दूसरा दर्शन सांख्य, तीसरा न्याय, ऐसे लिखवाएंगे हम आपको न्याय। चौथा भी उत्तरी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा, ऐसे करके लिख लीजिए। लिखिए चारवाक के आगे लिख दीजिए चारवाक ही इसके रचयिता हैं, और ये भौतिकवादी दर्शन है। चारवाक ही इसके रचयिता हैं, और ब्रैकेट में लिखिए भौतिकवादी दर्शन। भारत का एकमात्र भौतिकवादी दर्शन जो है वो कौन है? चारवाक है, एकमात्र भौतिकवादी दर्शन। सांख्य के आगे लिखिए, सांख्य के जो रचयिता हैं कपिल हैं, कपिल, और ये सर्व प्राचीन है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो कौन सा है? सांख्य है। न्याय, न्याय गौतम, न्याय के रचयिता कौन है? आपके गौतम हैं। चौथा लिखिए वैशेषिक, वैशेषिक, और वैशेषिक के जन्मदाता माना जाता है कणाद, या फिर उलूक एक नाम आता है, कणाद या उलूक। इसके बाद उत्तरी, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो हैं। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तरी मीमांसा के बादरायण। आपसे कभी भी कहीं चर्चा चलेगी भारत के दर्शन पर, आपको जानकारी होनी चाहिए कि चर्चा चलेगी भारत में कितने दर्शन हैं और क्या है उनका, तो जितना जो कुछ निकला है, जितने अध्ययन है, वो इन दर्शनों से कहीं अछूता नहीं है, इन दर्शनों से कहीं परे नहीं है। तो ये आपके 6 दर्शन हैं और इनके रचयिता हैं, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। इसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। एक आध और बातें इसमें आ रही हैं, वो भी लिख लीजिए अगर आप चाहें। जैसे छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। जाति शब्द का पहला उल्लेख जो आता है वो निरुक्त में आता है। जो हम लोगों ने 6 किए थे शरीर के अंग वाले 6 वेदांग किए, तो उसमें एक था निरुक्त। निरुक्त का जो ग्रंथ है उसमें पहला जाति शब्द का उल्लेख है। तैत्तरीय ब्राह्मण कहता है, तैत्तरीय ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मण ऊन का, सूत्र का, क्षत्रिय सन का, वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करें। कभी मिलाने को आ सकता है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट अगला वाला आने वाला है। 2 सवाल कई बार पूछे गए। कठोपनिषद, जो उपनिषद हम लोगों ने लिखवाए थे उसमें एक नाम था कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद संवाद क्या है, ये आपके अलग पढ़ाई का विषय है। यम प्लस नचिकेता संवाद, वही सब कहता है क्यों मरते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कैसे क्या। हम भी पूरा ठीक से नहीं पढ़े, कभी पढ़िएगा और हम भी पढ़ेंगे इसको। यम नचिकेता का क्या संवाद है, ये कठोपनिषद है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बार बार पूछा जाता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। 100 बार पूछा गया। मैं देखता हूँ किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो आप आज लिख लीजिए मुंडकोपनिषद। मुंडको, और रट लीजिए यहीं से मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये वाक्य छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वाक्य है। सत्य हमेशा जीतता है, लेकिन क्षणिक समय के लिए या कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगता है हमारा झूठ काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सत्य जीतता है तो जीतता है, फिर ये कटु सत्य है बिल्कुल, ये भी। इसके बाद मुंडकोपनिषद में ही एक और वाक्य है सत्यमेव जयते के अलावा, कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर हम यात्रा करके अपनी नदी पार नहीं कर सकते, ऐसे कुछ आया है, याद रखिएगा। यज्ञ एक ऐसी नौका है, यानी यज्ञ का विरोध है इसमें। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक और है उपनिषद आपका छांदोग्य उपनिषद, जिसमें आरुण, उद्दालक और श्वेतकेतु का एक संवाद है। ये भी एक बड़ा अच्छा संवाद है, इसीलिए इसमें आ गया है। ठीक है, इसके बाद आप बढ़ जाइए। आपका ये धर्म हो गया, यानी कि आपका वैदिक काल में आपने ऋग वैदिक काल के सारे पोर्शन पढ़े, उत्तर वैदिक काल के सारे पोर्शन पढ़े। उनमें थोड़ी थोड़ी तुलना हम लोगों ने देखी, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है और बहुत ज़्यादा समझ में भी ऐसे एकदम से वो हर एक राजनीतिक व्यवस्था पे फिर एक ठीक से चैप्टर, एक लेक्चर राजनीतिक व्यवस्था पे हम लोगों का हो, एक आर्थिक पर हो, एक सामाजिक, तब तो लगेगा हाँ ये लेक्चर हुआ। उस पर हम भी मेहनत करें और फिर आपको भी सुनने में भी मज़ा आएगा। लेकिन अभी हम लोगों का उद्देश्य परीक्षा है
और उस परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं वो सब इसके अंदर निहित हो गए हैं, काफ़ी कुछ। और जो नहीं निहित है वो आपकी बेस्ट बुक में और आपकी एनसीईआरटीज में, इसमें सब में मिलते चले जाएंगे, आप उसको करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर, आज जो हमने 2 रखे थे, एक तो वैदिक काल, एक मेजर पोर्शन हो गया हमारा। इसके बाद हमने कहा था एक पेज छोटा सा बना लीजिए, अगली हेडिंग डालिए संगम काल, उसके विषय में चर्चा कर लें। संगम काल के विषय में जब चर्चा कर लेंगे तो संगम युग से अगर कोई प्रश्न आ जाता है या संगम काल पर कोई बात चलती है तो आपसे ऐसा न रहे कि आपको लगे अछूता रह गया हमसे। डालिए संगम युग, हम भी डालते हैं इस पे बोर्ड पे, आप भी डालिए संगम युग। इसका टाइम कहाँ था ये और क्या था ये? संगम युग, इसका टाइम था 100 AD से ईस्वी से 250 AD, ये टाइम था। संगम जो है ऑलरेडी आप ध्यान रखें संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द। संगम, एक संगम का मतलब क्या होता है आप भी जानते होंगे, मिलन। कई 2 नदियों का संगम हो गया, इलाहाबाद में तो 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। तो संगम का मतलब मिलन, गोष्ठी। उस समय जो साहित्यकारों की गोष्ठियां हुई, तमिल साहित्यकारों की, क्योंकि ये संगम काल जो आया ये आया आपके दक्षिण भारत में, इन एरियाज में, तमिलनाडु, तमिलकम प्रदेश कहा गया इसको। इस तमिलकम प्रदेश में जो गोष्ठियां हुई उस समय 3 बड़े माना गया है कि वो थे आपके 3 बड़े राज्य थे। अभी हम चर्चा करेंगे उन तीनों राज्यों की। उन 3 राज्यों में जो आपका संगम हुए, साहित्यकारों की गोष्ठियां हुई, उन्हीं को संगम कहा गया है। 3 बार हुई, 3 संगम हुए, उसी के नाम पे इसका काल का नाम रख दिया गया संगम काल। और ये दक्षिण भारत में हुई, आप इतना ध्यान रखिए, ये दक्षिण भारत की एक संस्कृत है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले संगम के महापाषाण काल था। महापाषाण काल शब्द केवल वहां ये मिला कि जो कब्रें थीं वो बड़े बड़े पत्थरों से ढक दी जाती थी, तो उसका नाम महापाषाण काल रख दिया गया। कब्रें बड़े बड़े पत्थरों से ढकी जाती थी, उसी पर और कुछ नहीं ज़्यादा जानकारी है वहाँ की। इसके बाद संगम काल आ गया। संगम काल के इन्हीं ग्रंथों से अपार जानकारी मिलती है हमको। और संगम काल पर मजबूत चैप्टर लिखे हैं हर बुक में। प्राचीन भारत में, भारत का प्राचीन भारत पढ़ेंगे। आपके लिए केवल इतना जानना है कि संगम काल आखिर क्या था, 3 संगम कब कब हुए, कौन अध्यक्ष था और इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा। बस शुरुआत करते हैं। साहित्य इनका जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया होगा? मैंने कहा आपसे तमिल भाषा में, क्योंकि तमिलकम प्रदेश में थे, तमिलनाडु में थे। तमिल भाषा, भाई तमिलनाडु है ना ये आपका, तमिलनाडु में थे। और भाषा संस्कृत शब्द है ये, आप कंफ्यूज मत होइएगा, संस्कृत भाषा का शब्द है संगम, लेकिन जो इनका साहित्य लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया। तमिल विद्वानों की सभा या गोष्ठी को ही, तमिल विद्वानों की सभा या गोष्ठी को ही क्या कहा गया? संगम कहा गया। और 3 राज्य बड़े बड़े हैं इनके, आप उनके लिख लीजिए तीनों डिटेल। चेर, दूसरा चोल, इसके आगे जगह छोड़िएगा, हम 2 बातें लिखेंगे, और तीसरा पांड्य। चेर चोल पांड्य, चेर चोल पांड्य लिख लिए होंगे आप। ये 3 वंश हैं जो संगम काल में जिनका डिटेल मिलता है। अब इनकी तीनों की एक एक राजधानी है, वो याद कर लीजिए। शासक हम लोग नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, जीएस में हो सकता आएगा भी नहीं, या जो महत्वपूर्ण शासक होंगे जब आप बेस बुक से पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। चेरों की राजधानी जो है वो है वंजी। वंजी, चेरों की राजधानी है वंजी। और इनका एक चिन्ह होता था, उसका एक राजधानी तोंडी भी है, तोंडी, और एक चिन्ह होता था राज चिन्ह, तो धनुष। धनुष हम लोग तो ऐसे याद किए थे, सी से चेर था तो सी डी याद कर लिए थे, कभी डी से धनुष, लेकिन आपको जैसे याद हो जाए, आपकी अपनी इच्छा है। कि चेर के विषय में जब इतनी बात है तो इतना याद हो, चेर वंश था संगम का, वंज या तोंडी उसकी राजधानी थी, और धनुष इनका राज चिन्ह था। चोलों की राजधानी पुहार, और पुहार का ही एक नाम है या कावेरी पत्तनम, कावेरी पत्तनम। और इनका था चोलों का बाघ, चोलों का जो था राज चिन्ह वो था बाघ। तीसरा पांड्य, पांड्य की राजधानी मदुरै, मदुरै, और इसका चिन्ह मछली। बस ये 3 राजवंशों की कहानी है संगम युग, और कुछ नहीं है। इसके बाद संगम, 3 संगम मैंने लिखा था, 3 संगम हुए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला संगम कहाँ हुआ, दूसरा संगम कहाँ हुआ, तीसरा संगम कहाँ हुआ, और इनके अध्यक्ष कौन थे। बस 2 बातें तो आप लिख लीजिए।
इसी जगह पे। इसके बाद तीनों संगमों के नाम, ये इतना लिख लिया होगा आपने डिटेल। इसके बाद हम इसी पे संगम तीनों लिख लेते हैं अपने, क्योंकि यही पूछा जाता है परीक्षा में। पहला संगम मदुरै, मदुरै, फिर इसके आगे जगह छोड़िएगा। दूसरा कपाटपुरम, एक जगह है वहाँ पे कपाटपुरम। और तीसरा उत्तरी मदुरै, मदुरै ही है बस उत्तरी मदुरै कर दीजिए, क्योंकि एक बार जला दी गई मदुरा, दोबारा बसी। क्यों जला दी गई उसकी एक कहानी है, अभी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, पढ़िएगा कभी। एक प्रेम प्रसंग बड़ा अच्छा है, एक पुस्तक है जो इनकी, उसके विषय में सिलप्पाधिकारम, सिलप्पाधिकारम, उसमें एक पत्नी से प्रेम, वेश्या से प्रेम करता है, उसकी पत्नी फिर वो श्राप देती है, मदुरै जल जाता है। अभी इस पर चर्चा करेंगे जब पुस्तक की बात आएगी। अभी आप ये समझिए 3 संगम हुए, एक मदुरै में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ और तीसरा उत्तरी मदुरै में हुआ। पहले की अध्यक्षता की थी अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य ने। पहले की अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य। आप ऊपर लिख लीजिएगा अध्यक्ष, अध्यक्ष, यहाँ स्थान, अध्यक्ष हैं इसके अगस्त्य। इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है अपने पास, तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे उसके आगे। इसका कोई भी ग्रंथ हमको इस संगम का नहीं उपलब्ध है। दूसरे कपाटपुरम, जब दूसरी संगम हुई तो ये जिंदा थे, तो ऋषि अगस्त्य ने इसकी की अध्यक्षता, लेकिन बीच में ये शायद नहीं रहे या जो भी हुआ, या हट गए सभा से, इस विषय मुझे एग्जैक्ट नहीं है, कभी पढ़िएगा। दूसरे बनाए गए इसके तोलक पियर, तोलक पियर। अध्यक्षता किसने की? तोलक पियर। तोलक पियर बहुत बड़ा नाम हुआ। इसका एक व्याकरण ग्रंथ है जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम इसी से मिलता जुलता है, तोलक पियम। और यह तमिल व्याकरण का पहला ग्रंथ है। तोलक कियर के साथ ही लिख लीजिए तोलक पियम, अलग हम लोग नहीं चर्चा कर पाएंगे। तोलक पियम, और ब्रैकेट में लिखिए तमिल व्याकरण का प्रथम ग्रंथ, तमिल व्याकरण का प्रथम ग्रंथ। बहुत इंपॉर्टेंट आया, इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग इसको सब जानते हैं, सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद तीसरी हुई, तो तीसरी क्या हुई? उत्तरी मदुरै में हुई। इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर, नक्कीरर। ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे हर समय, मदुरै, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरै, अगस्त्य, तोलक पियर, नक्कीरर, उनका वो ग्रंथ। इसके बाद कुछ पुस्तकें हैं वहाँ की जो महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखिए शासक महत्वपूर्ण है, कैसे क्या, बहुत उपजाऊ जमीन थी, कहा जाता है जितने में एक हाथी बैठता था चोल काल में, उतने में 100 आदमी या कितने लोग भोजन कर लेते थे। तो कहने का मतलब बहुत उर्वर भूमि थी वो तमिलाकम प्रदेश की, और तभी सब इतना सारा प्रश्रय हुआ, तमाम साहित्यकारों को भी प्रश्रय दिया गया होगा, इतनी बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया होगा। ये बड़े महान राजा हुए, चेरों में बड़े बड़े महान राजा, सेन गुट्टुअन, कौन कौन से राजा हुए, लाल चेर, ये सब बातें बहुत सारी जो कि आप पढ़ सकते हैं अपनी परीक्षा के लिए या रुचि के लिए, जिसकी जो इच्छा हो। हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण इतने पर ही छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो बहुत महत्वपूर्ण, और आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें 2-3 तथ्यों की, एक ग्रंथ है तमिल साहित्य का कुरल। ये तो क्लियर हो गया होगा आपका 3 संगम। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये दूसरे संगम में ही लिखा गया था, इसका नाम है कुरल, कुरल। इसको आप समझे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ है। ये तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ, तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कुरल। और इसके रचयिता हैं तिरुवल्लुर। यह दक्षिण भारत के नाम में थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन एक बार याद हो जाएंगे, बार बार नज़र से गुजर जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कुरल जो है उसके रचयिता है तिरुवल्लुर, तमिल साहित्य का आधार है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कुरल। इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको कहा गया है पंचम वेद। क्या कहा गया है? पंचम वेद, या इसी का नाम है तमिल साहित्य का बाइबिल। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है तमिल साहित्य का बाइबिल। इसके बाद संगम काल के 3 महाकाव्य हैं महत्वपूर्ण, वो आपको नाम याद रखने हैं और लेखक याद रखना है, क्योंकि उनमें से एक आध महाकाव्य कभी कभार परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। और उस महाकाव्य के साथ केवल आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए इसका, क्योंकि उस महाकाव्य से रिलेट और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस यही पूछा जाता है इसका लेखक कौन है या इसमें कथा किसकी है। तो कथा तो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी, और आपको याद रखना होगा। तीसरा इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, तमिल साहित्य से संबंधित जो आपको बहुत और मेजर फैक्ट मिले एक आध, वो नोट कर लीजिएगा बाद में। जैसे 3 महाकाव्य की चर्चा कर लें आपसे। 3 महाकाव्य, पहला 3 महाकाव्य, फर्स्ट शिलप्पाधिकारम, शिलप्पाधिकारम बड़ा सा नाम है,
सिलप्पाधिकारम। इसमें नूपुर की कहानी है माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोवलन एक नायक है, कोवलन, और कन्नगी उसकी पत्नी है, उसकी कहानी है कोवलन प्लस कन्नगी। कन्नगी की आज की पूजा होती है तमिलनाडु में। कन्नगी ये पत्नी है इसकी, और इसकी वेश्या एक थी माधवी, ये है वेश्या। इससे इसको हो जाता है प्रेम, माधवी से वेश्या से प्रेम हो जाता है। तो पत्नी जो है, जब इसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है क्रॉस, तो फिर पत्नी को भी कष्ट होता है। और राजा जो क्या करता है, सिलप्पा कोवलन को फांसी दे देता है, जो वहाँ का राजा है। जब राजा फांसी दे देता है तो कन्नगी को फिर क्रोध आता है बहुत, और कन्नगी क्रोध में पूरे मदुरै को जला डालती है। ये सिलप्पाधिकारम एक प्रेम कहानी है, महाकाव्य है पूरा उसके विषय में। और सिलप्पाधिकारम का जो लेखक था वो था इलंगो आदिगल, एक चेर है इलंगो आदिगल, इसने लिखी है। बहुत मजबूत कहानी है, पढ़ने लायक। इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल इसका, आदिगल इसका वो है। और इसी की अगली कड़ी दूसरा जो महाकाव्य लिखा गया वो इसी से रिलेट है, मणिमेखलय। मणिमेखलय दूसरा महाकाव्य का नाम। पहले का सिलप्पाधिकारम जिसमें इनकी कहानी है, इलंगो आदिगल ने लिखा। दूसरा मणिमेखलय है, इसका लेखक है शीतलय सीतनार। शीतलय सीतनार ये दूसरा, ये दक्षिण भारत के नाम में थोड़ा टफ लग रहे होंगे आपको एकदम से। शीतलय सत्यनार, शीतलय सत्यनार है, सत्यनार, शीतलय सत्यनार। इसमें कोवलन और माधवी से जो बच्ची उत्पन्न हुई उसका नाम था मणिमेखलय, उसका नाम ही मणिमेखलय, यानी कि वेश्या से और कोवलन से जो लड़की उत्पन्न हुई मणिमेखलय। ये पूरा महाकाव्य मणिमेखलय पर लिखा गया, जिसके शीतलय सीतनार वो है। और तीसरा और अंतिम जो इसका महाकाव्य है वो है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, यही लास्ट आपकी बात है संगम युग से संबंधित। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, इसका लेखक है तिरुत्कदेवर। इसका लेखक पूछ तो खैर सकते ही हैं, है हालांकि पहले कभी पूछा नहीं गया मेरे। तिरुत्देवर, तिरुत्देवर ये है। ये तीन हैं, ऐसे आप याद रखिए, पूछ सकता है कभी यही कि संगम काल के महाकाव्य निम्न में से कौन नहीं है। तो तीन तो ये हो गए, सिलप्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि। अगर कुरल इसमें लिख दे, चार हम लिखें और कुरल लिख दें तो इसका मतलब कुरल महाकाव्य नहीं है, तो वो हट जाएगा। तो हम लोग ऐसे याद भी किए थे कभी इसको, सिम जीवक, सिम जीवक। सिम तो जानते हैं फोन में पड़ता है, शी से सिलप्पाधिकारम, माँ से मणिमेखलय, और जीवक से जीवक, सिम जीवक। ये आपका हो गया संगम युग। संगम युग के विषय में आपका लगभग ये पूरा हो गया। कुछ बातें आप नोट कर लीजिएगा कभी भविष्य में और आवश्यक लगे अगर। तो मेरा मानना है कि आपका ये चैप्टर संगम युग वैदिक काल कंप्लीट हुआ। इसमें इसकी जो प्रश्नकाल होगा, इसका प्रश्नकाल भी मैं अलग से तैयार करूंगा, चूंकि लेक्चर ही इतना बड़ा हो गया है, अतः प्रश्नकाल को मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो मैंने आज सोचा था कि इसका प्रश्नकाल मैं इसके पैरेलल ले लूंगा। भविष्य में मेरा प्लान ये है कि प्रश्नकाल साथ ही साथ चलता रहेगा आपके लिए। तो अभी फिलहाल इसका प्रश्नकाल भी बाद में ही आएगा, और आप लोग कोशिश करिएगा कि इन लेक्चर को सुन करके अपने को जो पुरानी बातें वो भी याद आ जाएं इससे जुड़ी हुई, जिससे कि आपको ये फायदा मिलेगा। इसके बाद वही आपके बहुत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।